Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। तो इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हैं और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं ना, तो उस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। और अभी की जो करंट सीरीज़ है ना, वो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये 11th पार्ट है और इसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट को भी आप देखना ज़रूर। वहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो आगे के टॉपिक में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। तो आज के पॉइंट में हम बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे रोल ऑफ HCl। ठीक है, तो किसके रोल के बारे में हम पढ़ेंगे? रोल ऑफ HCl। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया था। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेराइटल सेल्स जो है ना, वो एक तरह से रिलीज़ करते हैं HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बेसिकली विटामिन B12 को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। और विटामिन B12 का क्या रोल है? तो विटामिन B12 का रोल है आपके RBC को मैच्योर करने में। मीन्स RBC का जो मैच्योरेशन होता है ना बच्चे, वो किसकी हेल्प से होता है? तो विटामिन B12 की हेल्प से होता है। वहाँ पर हमने बात किया था एक कंडीशन की कि जब आपके बॉडी में विटामिन B12 का एब्सेंस हो जाएगा तो RBC जो है वो मैच्योर नहीं होंगी, और जब RBC मैच्योर नहीं होंगे तो उनके साइज़ जो है बहुत बड़ा होगा, और फाइनली अनमेच्योर्ड IBC जो हैं वो मैक्रोफेज के थ्रू किल कर दी जाएंगे और कंडीशन क्रिएट होगी मैक्रोसिटिक एनीमिया, या इसी को बोलते हो परनीसियस एनीमिया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ HCl। ठीक है, तो HCl का रोल क्या है? तो पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड करना कि ये रिलीज़ कहाँ से होता है? रिलीज बाई पेराइटल सेल्स। ठीक है, कौन रिलीज करता है? पेराइटल सेल्स रिलीज करते हैं। HCl का रोल क्या है? HCl जो है वो मेंटेन करता है द एसिडिटी या एसिडिक कंडीशन, मेंटेन द एसिडिटी या एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक। तो स्टमक का जो एसिडिक कंडीशन है वो किसकी वजह से है? तो HCl की वजह से है। और क्या करता है HCl का, और क्या रोल है? तो बेसिकली जाइमोजन जो है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जाइमोजन को क्या करता है? टू एक्टिवेट द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, साथ में हमने पढ़ा कि एसिडिटी या एसिडिक कंडीशन को क्रिएट करता है HCl। रिलीज कहाँ से होता है? पेराइटल सेल से रिलीज होता है। तो 3 पॉइंट आप बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। 4th पॉइंट ये है कि टू हेल्प द कन्वर्जन ऑफ, और क्या करता है? टू हेल्प द कन्वर्जन ऑफ फेरिक, मीन्स Fe3+2 Fe, फेरिक से फेरस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है Fe2+। ये बात क्लियर है? तो जो फूड में प्रेजेंट है, जो फूड में Fe3+, जिसको आप क्या बोलते हो? फेरस, जिसको आप क्या बोलते हो? फेरिक, जिसको आप क्या बोलते हो? फेरिक। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके
फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने इसे खाया, फर्दर ये एब्जॉर्ब हुआ और ये एब्जॉर्ब होने के बाद फेरिक जो है किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+, जिसको आप क्या बोलते हो, फेरस, ठीक है। और ये कन्वर्जन किसके थ्रू हो रहा है, तो बाई HCl, ठीक है। अब देखो जो फेरस है ना, इसकी इंपॉर्टेंट रोल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, आरबीसी का पार्ट है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर HCl एब्सेंट होगा, इन केस अगर HCl एब्सेंट हो जाए तो कभी फेरिक फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा। जब फेरिक जो है फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा तो कभी भी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो कभी भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। जब फॉर्म नहीं होगा मीन्स यहाँ पर जो आरबीसी हैं वो फर्दर क्या हो जाएगा, आरबीसी को किल कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैच्योर आरबीसी हैं, जो मैच्योर आरबीसी हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन अभी प्रेजेंट नहीं है। मीन्स यहाँ पर हीमोग्लोबिन अभी क्या है, एब्सेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है, अभी एब्सेंट है, ठीक। अब देखो इस आरबीसी के अंदर जो बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है, बाई कॉनकेव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट है। तो जब हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा तो फर्दर इसका साइज क्या होगा, फर्दर इसका साइज और रिड्यूस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर साइज क्या हो जा रहा है, और ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है। जब और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा साइज तो यहाँ पर ये आरबीसी जो है ना, ये आरबीसी जो है वो किसके थ्रू किल कर दी जाएगी, किल बाई मैक्रोफेज, किल बाई मैक्रोफेज। जब ये मैक्रोफेज के थ्रू किल हो जाएगी तो फाइनली आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि यहाँ पर कंडीशन जो है वो कैसी क्रिएट हो जाएगी, एनेमिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और इस एनीमिया की जो कंडीशन है, इस एनीमिया की जो कंडीशन है उसको आप बोलते हो कॉल्ड एज माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो HCl की ये अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर HCl नहीं होगा तो कभी भी स्टमक का pH जो है एसिडिक कंडीशन में मेंटेन नहीं रह पाएगा। कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और जो फेरिक का जो कन्वर्जन है फेरस में, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर HCl एब्सेंट हो जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। अब देखो यहीं से एक पॉइंट आता है ना, एंटा एसिडिक मेडिसिन। एंटा एसिडिक मेडिसिन की इंपॉर्टेंट चीज़ें आप थोड़ा सा देख लो कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा एंटा एसिडिक मेडिसिन लेते हैं ना, तो बेसिकली उनके बॉडी में जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो एक्टिवेट होना चाहिए वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि गट में इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गट में जो इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। एक फंक्शन आप और अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली जो भी आप फूड को इनटेक कर रहे हो ना, जो भी आप फूड को इनटेक कर रहे हो, सपोज आपने क्या खाया, मोमोज़ खा लिया। आपने क्या खाया, मोमोज़ खा लिया या आपने समोसा खा लिया। अब किसी भी फूड में अगर कोई पैथोजन है ये आपके गट में जाएगा और गट में स्टमक का जो कंडीशन है, स्टमक में जो कंडीशन है वो कैसा है, हाईली एसिडिक कंडीशन है। तो जो पैथोजन है वो किल हो जाएगा, जो पैथोजन है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। किसकी वजह से, इसी HCl की वजह से, ड्यू टू HCl, ठीक है। तो HCl जो है आपके फूड में जो भी पैथोजन है, जैसे बहुत सारे स्ट्रीट फूड जो है ना वो अनहाइजेनिक है।
अनहाइजेनिक है, ठीक है। मीन्स उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होता है। इसीलिए जनरली हमेशा बच्चों हमेशा अच्छी हाइजीन फूड्स को ही खाना चाहिए, ठीक है। अनहाइजेनिक फूड को नहीं खाना चाहिए। तो स्ट्रीट फूड को थोड़ा अवॉइड करो, स्पेशली उन फूड को जिन फूड को आप प्रिपेयर होते हुए नहीं देख रहे हो, ठीक है। कब बना है, कितनी देर बाद आपको सर्व हो रहा है, तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप फूड को इनटेक करते हो तो अगर इसमें कोई पैथोजन है तो उसको किल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? आपका HCl कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इस कंडीशन को रिलेट करना, जिनमें बेसिकली जो पर्सन बहुत ज़्यादा एसिडिक मेडिसिन खाते हैं ना, उनमें ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। एंटा एसिडिक मीन्स HCl, एसिडिक कंडीशन को कम किया जा रहा है। जब एसिडिक कंडीशन कम हो रहा है तो वहाँ पर HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। जब HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो बेसिकली जो जाइमोजन है या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम वो कभी एक्टिवेट हो पाएंगे? कभी एक्टिवेट नहीं होंगे। जब कभी एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपके फूड में पड़ा हुआ प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। साथ में जो HCl अगर एब्सेंट हो जाएगा या HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो फेरिक फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा। फेरस जो है RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसको फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि जो एंटा एसिडिक मेडिसिन है ना, जो एंटा एसिडिक मेडिसिन हैं वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? ये काम यही कर रहे हैं कि आपके जो स्टमक का जो pH है, जो HCl के थ्रू एसिडिक कंडीशन क्रिएट हुआ है ना, उस एसिडिटी को कम कर दे रहे हैं। कम करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, बहुत सारी क्या हो जाएंगी? प्रॉब्लम होंगी। और ये प्रॉब्लम जनरली स्टमक में इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाते हैं। तो जो पर्सन इनटेक क्या कर रहा है? इनटेक क्या कर रहा है? एंटा एसिडिक जो मेडिसिन को इनटेक कर रहा है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है? ये HCl के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दे रहा है? डिक्रीज कर दे रहा है। जब डिक्रीज कर देगा तो यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। हमेशा कभी भी डज नॉट एक्टिवेट, ठीक है। वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाएगा? कभी भी प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाएगा? प्रोटीन डाइजेशन जो है वो कभी भी नहीं होगा इन फूड के अंदर जो प्रोटीन है वो कभी भी आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एंटा एसिडिक मेडिसिन जब ये HCl के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर और होती है, टू इंक्रीज द चांस ऑफ गट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर कोई फूड में पैथोजन है। तो पैथोजन है फूड में तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। कभी भी आपका फेरिक जो है Fe3+ जो है वो फेरस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये कन्वर्जन नहीं होगा तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन डज नॉट फॉर्म, ठीक है। हीमोग्लोबिन डज नॉट फॉर्म। जब हीमोग्लोबिन कभी फॉर्म नहीं होगा तो पर्सन में RBC का नंबर कम होगा, क्योंकि मैक्रोफेज उस स्मॉल साइज़ के RBC को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो पर्सन के बॉडी में एक कंडीशन क्रिएट होगी, मीन्स वहाँ पर एनेमिक की कंडीशन होगी और उसी चीज़ को आप बोलते हो माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि RBC का जो साइज़ जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो छोटी हो जा रही है, स्मॉल साइज़ में हो जा रही है। तो इस वेरी स्मॉल साइज़ को मैक्रोफेज डिटेक्ट करेंगे और मैक्रोफेज डिटेक्ट करते ही ये मैक्रोफेज क्या कर देंगे? इस वेरी स्मॉल साइज़ RBC को किल कर देंगे। तो पर्सन के बॉडी में RBC का काउंट
कम हो जाएगा, जब काउंट कम होगा तो इस एनेमिक कंडीशन को ही आप बोलते हो माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये बात सभी को क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि बेसिकली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं या गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट हो रहे हैं, बेसिकली उनकी कंपोजिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो क्या रिलीज कर रहे हैं? वो क्या रिलीज कर रहे हैं? रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब इस जूस की जो कॉम्पोजिशन है ना, इस जूस की जो कॉम्पोजिशन है वो एडल्ट में क्या होती है, एडल्ट में क्या होती है, और साथ में चाइल्ड के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो एडल्ट में बेसिकली अगर इस बात को अंडरस्टैंड करो तो एक तो यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर क्या है, पेप्सिनो जन है, साथ में गैस्ट्रिक एमाइलेज है, पेप्सिनोजन है, साथ में यहाँ पर और क्या है आपके पेप्सिनोजन, फिर लाइपेज है। यहाँ पर चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड की अगर हम बात करें तो 0 to 1 ईयर के जो छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो है पेप्सिनोजन प्लस प्रोरेनिन, क्या है, प्रोरेनिन प्लस लाइपेज। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो प्रोरेनिन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड। जो बच्चे 0 to 1 ईयर के बाद होते हैं उनमें अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम है जिसको आप बोलते हो प्रोरेनिन। ठीक है, जो फर्दर आगे चल करके एक्टिवेट होंगे। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद का जो टॉपिक है ना, इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ोगे आप, अंडरस्टैंड करोगे आप, पैनक्रियाज। ठीक है, तो देखो पैनक्रियाज जो है ना, अगर इसके आप पोजीशन की बात करते हो, अगर आप इसके पोजीशन की बात करते हो तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द लिम्ब ऑफ डियोडेनम। और डियोडेनम किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो पैनक्रियाज की जो पोजीशन है और डियोडेनम का जो शेप है, या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर या शेप, अगर आप बात करो तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें मेंशन है सी शेप्ड। ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी थे उसमें यू शेप्ड मेंशन है, बट डियोडेनम का जो शेप है ना वो है सी शेप्ड, हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखो जो पैनक्रियाज है ना, ये फंक्शन कैसा परफॉर्म करता है, तो ये एक तरह का हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हिट्रोक्राइन ग्लैंड है ना, जो हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बोथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और साथ में एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। मीन्स ये जो हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन
सिक्रीट करेंगे। एक्सोक्राइन का मतलब होता है डक्टेड, डक्टेड सिक्रीशन करेंगे। और ये जो है डक्टलेस सिक्रीशन करेंगे, डक्टलेस सिक्रीशन करेंगे। मतलब ये जो है जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ये हार्मोन जो है किसी ऑर्गन में स्पेसिफिकली जो पहुंचेगा वो किसके थ्रू पहुंचेगा, वाया ब्लड सर्कुलेशन। और ये जो सिक्रीशन हो रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ही सिक्रीट हो रहा है, इसीलिए आप बोलते हो डक्टेड सिक्रीशन। ये बात समझ में आ रहा है। तो हेट्रोक्राइन जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो दोनों नेचर में ही हार्मोन को सिक्रीट करेगा। मींस वो डक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू भी हार्मोन को सिक्रीट करेगा और साथ में डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। जैसे हमने बात किया बच्चे कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो दो तरीके से कंसिस्ट हो रहा है, दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अगर आप खाना खा रहे हो ना तो वो आपके माउथ में क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, तो वहाँ पर मेस्टिकेशन हो रहा है फूड का। मेस्टिकेशन होने के बाद बेसिकली आपके जो ग्लैंड है, जो सलेवरी ग्लैंड है, जो आपके चिक और ईयर के नीचे प्रेजेंट हैं, तो सलेवरी ग्लैंड भी क्या सिक्रेट कर रहे हैं, आपके सलाइवा सिक्रेट कर रहे हैं। और सलाइवा की भी डिफरेंट उसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। हमने प्रीवियस पार्ट्स में अंडरस्टैंड किया कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो ओवरऑल स्टोरी ये है बच्चे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इवन पूरी बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो आप इस सीरीज़ को देखने के बाद अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो और साथ में साथ मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि साथ में साथ अपनी आप बुक्स को भी रीड करो। जो भी बुक्स आप प्रेफर कर रहे हो वो बुक्स को ज़रूर रीड करो। वीडियो लेक्चर देखने के बाद, अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद आप अपनी बुक्स को ज़रूर एक बार रीड करो। ठीक है, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, बट मैं सबसे पहले बोलता हूँ बच्चे कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ही कंप्लीट करो। जब एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाए तो आप और डिटेल वे में पढ़ने के लिए कोई भी रेफरेंस बुक को लेके चल सकते हो। ठीक है, तो चलो ऐसे लगे रहो और अच्छे से पढ़ो ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस आपकी आए। ठीक है, चलो।